ओरा। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है वो पूरा नया है। जैसे कि अभी जो नया बीएड का सिलेबस आया है, इसी नए सिलेबस के अनुसार मैं आपको ये प्रैक्टिकल्स बता रही हूँ और ये सारे वीडियो मेरे नए सिलेबस के ऊपर ही है। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, जिनको अभी भी थर्ड या फोर्थ सेम में पुराना सेमेस्टर रहने वाला है, पुराना कोर्स रहने वाला है, इन बच्चों को भी ये मेरे सारे वीडियोस काम में आने वाले हैं। क्योंकि ये जो है पुराना सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सिर्फ इधर के उधर सेम में पोस्टपोन हुआ है। तो आपको क्या करना है, मेरे सारे वीडियोस अगर आपने देखे तो आपको आपका जो पोर्शन है पुराने सिलेबस जो है वो आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। इसलिए मेरे ये सारे वीडियोस पुराने सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी काम में आने वाले हैं और जो नया सिलेबस है, जो अभी नई एडमिशन होने वाली है, उन सारे बच्चों को भी मेरा ये वीडियोस काम में आने वाले हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्ड सेम का प्रैक्टिकल उसमें है, ईपीसी 1 में है। ये नया प्रैक्टिकल है, वो है नई तालीम एंड कम्युनिकेशन एंगेजमेंट प्रोजेक्ट। अभी नई तालीम ये सेकेंड ईयर में नया सब्जेक्ट आया है महात्मा गांधी जी के ऊपर। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर ही थर्ड सेम में ये प्रैक्टिकल दिया गया है नई तालीम का, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको नई तालीम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि नई तालीम क्या है। वैसे तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा ही होगा नई तालीम के बारे में, फिर भी ये नया है, नया सिलेबस है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। नई तालीम की परिभाषा है जीवन के लिए, जीवन द्वारा, जीवन भर की शिक्षा। इसका मतलब है कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई उनके जीवन में जीवन भर काम में आनी चाहिए। तो कैसे आएगी, इसके लिए ही महात्मा गांधी जी ने बुनियादी तालीम की पद्धति बताई हुई है। बुनियादी तालीम पद्धति यानी क्या है कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ साथ में उनको कार्यानुभव जैसे सब्जेक्ट्स भी रहने चाहिए, यानी वर्क एक्सपीरियंस। यानी जब वो शिक्षा लेते हैं तब उनको विविध कार्यों के बारे में भी अनुभव मिलने चाहिए, जैसा कि खेती बाड़ी है, बाग बगीचा है, उसके बाद कुक्कुट पालन है, फिर गोट फार्म है, उसके बाद कुछ कागज के नोटबुक्स तैयार करना है, एनवलप्स तैयार करना है, या केनिंग का काम है, या कंपोस्टिंग का काम है। इस प्रकार से विविध प्रकार के जो प्रोजेक्ट रहते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो काम रहते हैं, इसके बारे में बच्चों को स्कूल में ही बताया जाना चाहिए। उसका एक सब्जेक्ट अलग से होना चाहिए जिसका शास्त्रीय नॉलेज बच्चों को मिलना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा कि अगर बच्चे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके अगर बाहर समाज में निकलेंगे तो वह खाली हाथ नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल जाएगी या फिर वो अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, वह खाली नहीं बैठेंगे। ये तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जॉब के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने नई तालीम करके ये जो बताया है, ये जो पद्धति बताई है, इससे बच्चे खाली नहीं रहेंगे, उनको शिक्षा के साथ साथ ही जॉब के लिए वो बच्चे तैयार हो जाएंगे। और उनका कहना था कि क्रियाशीलता और सृजनशीलता मनुष्य जीवन की मौलिक पहचान है। एक्टिविटी और क्रिएटिविटी ये मनुष्य जीवन में रहती ही है। सिर्फ बच्चों में जो एक्टिविटी या क्रिएटिविटी रहती है उसको सिर्फ उजागर करना है, उसको सामने लाना है। ये काम है एक शिक्षक का। शिक्षक ने बच्चों में जो एबिलिटी है, जो एक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी उनके अंदर छिपी हुई है, उसको बाहर लाना है इन विविध एक्टिविटीज के द्वारा। इसके बाद है उत्पादक और सामाजिक कार्य को पाठ्यक्रम से जोड़े, उनका समन्वय करें। उत्पादक और सामाजिक कार्य, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना है और समाज में जो विविध प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे मैंने बताया खेती हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, गोट फार्म हो गया, इस प्रकार से जो विविध कार्य होते हैं, विविध वर्क होते हैं, उसका समायोजन स्कूल सब्जेक्ट से होना चाहिए। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके साथ ही उनको उसका भी नॉलेज मिलना चाहिए, ना कि उनको अलग से कुछ सीखने की जरूरत पड़े। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होते होते उनका
समाज से भी कांटेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है यह समाज का ही एक अंग है। स्कूल और समाज को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं ये बच्चे समाज से ही आते हैं, उनके पेरेंट्स समाज में ही रहते हैं, इसलिए समाज का ही स्कूल एक अविभाज्य अंग है। अगर स्कूल की प्रगति होगी तो नेचुरल है समाज की प्रगति होगी, और समाज की प्रगति होगी तो पूरे गांव की प्रगति होगी। इसीलिए हमें स्कूल की तरफ ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज कल की भावी पीढ़ी जो है वो आज स्कूल में पढ़ रही है, और अगर हमारा विकास करना है, हमारे गांव का विकास करना है हमें, तो हमें इन बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा उनको देनी है। उसके बाद है आजू बाजू की प्रकृति और उद्योगों के हर पहलू पर दिलचस्पी पैदा हो। बच्चों में जहां भी बच्चे रहते हैं, जिस गांव में भी बच्चे रहते हैं, बच्चों में आजू बाजू में जो कुछ भी पकता है, जो भी प्रकृति है आजू बाजू की, उसके प्रति जागरूकता या दिलचस्पी उसमें उनमें निर्माण होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी उद्योग है, उस गांव में जो कुछ भी उद्योग चलता होगा, जैसे कागज का उद्योग है, जैसे कपड़े बनाने का उद्योग होगा, या फिर मटके बनाने का उद्योग होगा, जो भी कोई उद्योग उस गांव में चलता है उसके प्रति उनमें दिलचस्पी पैदा हो। ये इसका मुख्य कारण है कि बच्चे गांव से जुड़े हुए हो, उन उद्योगों से जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं कि उनको उस उद्योग के बारे में कुछ भी पता ना हो, इसीलिए ही स्कूल में ही बच्चों को इन सब उद्योगों के बारे में बताया जाता है, ताकि उनको उसमें इंटरेस्ट निर्माण हो। उसके बाद है जिज्ञासा वृत्ति का विकास करना। बच्चों में जिज्ञासा वृत्ति होती है कि उनको कुछ जानने की इच्छा होती है कि ये क्या है, वो क्या है। तो ये जो जिज्ञासा वृत्ति है, इसका विकास हमें स्कूल में ही बच्चों का करना है। उसके बाद है श्रम प्रतिष्ठा। श्रम प्रतिष्ठा बच्चों में पैदा करनी है और उसको बढ़ाना है। साफ सफाई हो गई, स्वच्छता हो गई, ये सब बातें बच्चों में बचपन से ही आनी चाहिए। स्कूल में बच्चों में ये सब बातें आनी चाहिए, इसलिए ऐसे कार्य भी उनसे करवाने चाहिए। जैसे स्कूल का जो ग्राउंड है, मैदान है, उसकी साफ सफाई करवाना, पानी स्वच्छ है कि नहीं वो देखने के लिए बोलना, ये सब चीजें बच्चों को करना आना चाहिए। तो ही बच्चों में श्रम प्रतिष्ठा, श्रम के प्रति आदर रहेगा, श्रम के प्रति प्यार रहेगा, और बच्चा कोई भी कार्य करने के लिए शर्माएगा नहीं, आदर पूर्वक कोई भी कार्य वो करने के लिए तैयार रहेगा। उसके बाद है आनंद पूर्ति। जो भी कार्य बच्चा करता है उसमें उनको आनंद मिलना चाहिए। यदि बच्चे आनंद से वो कार्य पूर्ण करेंगे तो कार्य पूरा सक्सेस ही होगा। इसलिए जो भी कार्य है बच्चों ने इंटरेस्ट लेके वो कार्य कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद है बच्चों में जो प्रश्न पूछने की सहज प्रवृत्ति रहती है उसका भी विकास करना है, क्योंकि बच्चे जब काम करने के लिए बाहर जाएंगे या समाज में किसी लोगों से मिलेंगे, किसी ग्रुप से मिलेंगे, समाज में विविध कंपनियों को जब वो विजिट देंगे तब वो बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में रहेंगे। तो ये जो प्रश्न पूछने की सहज प्रवृत्ति बच्चों में रहती है, हम देखते हैं कि बिल्कुल बचपन से ही बच्चे 100 सवाल पूछते हैं, ये क्या है, कैसा है, क्यों है। ये जो सहज प्रवृत्ति है इसका विकास हमें करना है, ताकि बच्चों के मन में जो भी डाउट्स हो वो पूरे डाउट्स क्लियर हो और उसके सारे आंसर्स समाज के लोगों को उनको देना है या फिर शिक्षक उन्हें देंगे। तो ये जो सहज प्रवृत्ति है इसका विकास भी हमें करना है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। उसके बाद है सहकारी भावना का विकास करना। ये जो सहकारी भावना है यह बहुत जरूरी है आगे वाले पीढ़ी के लिए, क्योंकि एक अकेला रह के तो कुछ काम होने वाला है नहीं। सबके साथ में हमें रहना है, सबके साथ मिल बांटकर हमें काम करने हैं, तो ही कोई काम जल्दी और अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। इसलिए ये जो है सहकारी की भावना, ये बच्चों में जागरूक होना, विकसित होना, यह उद्देश्य है नई तालीम का। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार ये जो नई तालीम है, ये इस नई तालीम के अनुसार बच्चों में कार्य का इंटरेस्ट निर्माण करना है, कार्य के द्वारा उनमें वो प्रेम जागृति निर्माण करनी है, ताकि बच्चे कल अपने जीवन में जब अपना जीवन यापन करेंगे तो वो अच्छे से कर पाए। इसमें जो भी उनके द्वारा कार्य किया जाएगा वो बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा।
अगर बच्चों को खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है या बाग बगीचे में इंटरेस्ट है तो उस प्रकार से ही वर्क एक्सपीरियंस में उनको कार्य दिया जाएगा। इसमें शिक्षक का भी हाथभार रहेगा, शिक्षक भी खुद कार्य करेंगे ताकि बच्चों को भी श्रम के प्रति प्रेम निर्माण हो। ऐसा ना हो कि बच्चे काम कर रहे हैं और शिक्षक सिर्फ खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक में भी उस कार्य का प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही वो इंटरेस्ट बच्चों में पैदा होगा। और बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी को यहाँ पे शिक्षा के द्वारा बढ़ावा देना है। तो जब बच्चे स्कूल में शिक्षा लेते हैं तो स्कूल में शिक्षा लेते लेते कार्य शिक्षा और जो स्कूली सब्जेक्ट है इसमें को रिलेशन रहना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े। नई तालीम के बाद इसमें जो दूसरा पार्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, ये जो प्रैक्टिकल है इसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें जो हमारे बीएड के बच्चे हैं, आप लोगों को किसी भी एक गांव में जाना है, एक गांव को सिलेक्ट करना है, उस गांव में आपको विजिट देनी है, फील्ड विजिट करनी है, उस गांव की हर एक छोटी छोटी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि वहां पे जो फैक्ट्रीज है उसको विजिट देना है, उसके बाद फैक्ट्री में किस प्रकार से उत्पादन होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें लगती है, ये सारी चीजें गांव से ही उपलब्ध होती है कि बाहर से लाते हैं, ये सब जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि गांव में किस प्रकार का उत्पादन होता है, उसके लिए कितना खर्चा लगता है और कौन कौन सी चीजें हमें इंपोर्ट करनी है और या एक्सपोर्ट करनी है, ये सब आपको इससे पता चलेगा। उसके बाद खेती को आपको विजिट देनी है, वहां पे जो खेती होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन सा अनाज वहां पे उगाते हैं, उसके बाद जो बारिश का पानी आता है उसको जमा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि गर्मी में बारिश नहीं होती है तो गर्मी में पानी की प्रॉब्लम हर जगह होती है। तब इस वक्त गांव वाले बारिश का पानी कैसे जमा करके रखते हैं और किस प्रकार से खेती में उत्पादन लेते हैं, ये सब जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। इस प्रकार से आपको वहां पे होने वाली साफ सफाई भी देखनी है कि गांव स्वच्छ है या वहां पे गंदगी फैली हुई है। उसके बाद पानी की जो सुविधाएं है गांव में, पीने के पानी की है, तो ये जो सुविधाएं ये सही तरीके से है कि नहीं, शुद्ध पानी वहां पे आता है कि वो भी पानी गंदा है, वहां कोई नदी बहती है क्या और नदी का पानी वो यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, पानी की व्यवस्था वहां पे कैसी है और गांव के हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध होता है कि नहीं, ये सब आपको उसमें देखना है। उसके बाद वहां पे अगर पानी की कोई टंकियां होंगी तो उसकी साफ सफाई होती है क्या, अगर लोग कहीं कूड़ा डालते हैं, कचरा डालते हैं, उस कचरे को वहां से उठा के लेके जाते हैं क्या और उसकी सही तरीके से उसका जो खाद बनता है वो प्रोसेस उसकी कचरे की होती है क्या, ये सब आपको देखना है, क्योंकि कचरे से जो खाद निर्माण होता है वह खेती में काम में आने वाला है। इसलिए ये सब प्रोसेस होती है या नहीं होती है, ये सब आपको ऑब्जर्व करके जान लेना है। उसके बाद आपको वहां पे जो लघु उद्योग चलते हैं, जैसे कि कागज से कॉपी बनाना, एनवलप तैयार करना, पैकेट तैयार करना, या फिर कुछ पापड़, अचार, इसके जो लघु उद्योग है, यहाँ उस गांव में जो भी लघु उद्योग चलते हैं उसको भी आपको विजिट देना है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे किस प्रकार की चीजें बनती है और कैसे बनती है और उसमें कितने महिलाएं या कितने पुरुष काम करते हैं। उसके बाद वहां पे अगर गोट फार्म है या कुक्कुट पालन चलता है वहां पे, तो उसको भी आपको विजिट देनी है, ताकि वो साफ सफाई से चलता है कि नहीं ये आपको पता चले। उसके बाद कपड़ों की मिल अगर होंगी तो वहां पर भी आपको विजिट देना है कि यहाँ पे कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है, कपड़े के लिए जो मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, वो कहाँ से लाते हैं, गांव से ही वो उपलब्ध हो जाता है कि बाहर से लाना पड़ता है, और किस प्रकार से कौन से क्वालिटी के कपड़े वहां पे तैयार होते हैं, और ये जो बने बनाए जो कपड़े हैं वह गांव में ही बेचे जाते हैं कि गांव के बाहर और बाहर की सिटीज में उसको भेजा जाता है, इसकी जानकारी भी आपको कलेक्ट करनी है। उसके बाद ईट भट्टी होंगी तो उसको भी आपको विजिट देने की किस प्रकार से वहां पे कार्य चलता है। उसके बाद वहां पे पंचायत समिति जो होंगी, सरपंच से आपको मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनका कार्य कैसे चलता है, गांव के प्रति उनकी क्या भावना है,
कौन कौन से कार्य वो गांव के लिए करते हैं, उनसे विजिट करके, उनसे मुलाकात करके, उनका इंटरव्यू लेके पूरे गांव की जानकारी उनसे जान लेनी है, उनके कार्य के बारे में आपको जान लेना है। उसके बाद वहां पे झोपड़पट्टी होंगी, झोपड़पट्टी को भी आपको विजिट देनी है कि वहां लोग कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे हैं, उनको सोने के लिए सुविधा अच्छी है, पानी मिलता है या नहीं मिलता है, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी सही अच्छे से मिलती है कि नहीं, ये सब आपको जान लेना है। तो फील्ड विजिट से क्या होगा कि आपको उस गांव के प्रति अपनापन महसूस होगा और गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इसके बारे में भी आपको पता रहेगा। अगर कुछ समस्या आपको दिखती है तो इन समस्याओं को आपको दूर करना है। दूर करने के लिए आपको उसी गांव में जो आजू बाजू में पास में जो स्कूल है, उस स्कूल से आपको कांटेक्ट करना है और स्कूल में जाने के बाद, क्योंकि स्कूल यह समाज का ही एक अविभाज्य अंग है, तो आपको स्कूल के द्वारा इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी है। तो अब जब आप स्कूल जाओगे तो स्कूल के बच्चों से भी आपको मिलना है और स्कूल के बच्चों को साथ में लेके आपको बहुत सारे काम गांव में करने हैं। जैसे कि स्कूल के माध्यमिक शिक्षा के जो बच्चे हैं उनको आप ले सकते हो, उनको लेके आप जो वहां पे खेती चलती है, खेती में आप उनको ले जाके विजिट दे सकते हो, ताकि बच्चों को भी पता चले कि अपने गांव में किस प्रकार से खेती होती है। उसके बाद फलोत्पादन, कौन कौन से प्रकार के फलों का उत्पादन वहां होता है और फल कैसे होते हैं, रसीले होते हैं, कौन से क्वालिटी के होते हैं और किस प्रकार से उत्पादन वहां पे लिया जाता है, इसके बारे में बच्चों को पता रहना जरूरी है। और बच्चे ये सब जो कार्य है वो स्कूल में भी कर सकते हैं या फिर गांव में भी वो एक्टिव रह के ये सब कार्य कर सकते हैं। उसके बाद बाग बगीचा तैयार करना, ये काम भी आपको स्कूल के बच्चों के साथ में करना है, ताकि बच्चे बाग बगीचा कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से झाड़ वहां पे लगाने हैं, किस प्रकार से लगाने हैं, खाद कौन सा यूज करना है, मिट्टी कौन सी यूज करनी है, ये कार्य के द्वारा बच्चों को पता चलेगा। उसके बाद है वृक्षारोपण। बच्चों के साथ मिलके, स्कूल के बच्चों के साथ मिलके आपको वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करना है। गांव में जगह जगह पे आपको वृक्षारोपण करना है। जो अच्छे झाड़ है, जैसे नीम का झाड़ हो गया, पीपल का झाड़ हो गया, इस प्रकार से झाड़ आपको बच्चों के द्वारा गांव में लगाने हैं, ताकि बच्चों को भी इसका महत्व पता चले कि झाड़ लगाने से क्या होता है, छांव मिलती है, फल मिलते हैं और इससे बारिश भी अच्छी आती है। ये सब उसके उपयोग भी बच्चों को पता रहना चाहिए, इसलिए बच्चों के द्वारा ये सब कार्य करना जरूरी है। उसके बाद है शालेय बाग, स्कूल में ही बगीचा तैयार करना, ये भी बच्चों के द्वारा हमें करना है, ताकि बच्चों को कार्य करने की प्रवृत्ति उनकी जागरूक हो और उनको वो भी बच्चे क्रियाशील रहे। उसके बाद है कंपोस्टिंग, कचरा व्यवस्थापन। स्कूल में अगर कचरा है, वो कचरा कहाँ डालना है, उसका आगे में क्या होने वाला है, ये सब बच्चों को पता रहना चाहिए। उसके बाद गांव में जो कचरा पड़ा रहता है, उस कचरे से खाद कैसे निर्माण करते हैं, वो भी बच्चे प्रत्यक्ष जाके देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद है सब्जी उत्पादन, कौन कौन सी सब्जियां खेतों से निकलती है, ये बच्चों को पता रहना चाहिए और बच्चे खुद भी स्कूल में एक छोटी सी खेती करके अलग अलग प्रकार की, पालक की है, गोभी की है, भिंडी की है, सब्जी उगा पाए और उनकी मार्केटिंग करना भी बच्चों को आना चाहिए, ताकि समाज में जब बच्चे जाएंगे तब उनको ये सब चीजें प्रैक्टिकली आनी चाहिए। इसलिए इसका अनुभव उनको स्कूल में ही कार्य के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद सोशल सर्विस करवानी है बच्चों से, जैसे कि ग्राम सफाई हो गई है, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार बच्चों का ग्रुप हमें तैयार करना है और बच्चों के ग्रुप के साथ गांव में जाना है और एक एक एरिया हमें सिलेक्ट करना है ग्राम सफाई के लिए। जहाँ पे हमें स्वच्छता नहीं दिखाई दे रही है, वहां पे बच्चों के हाथ में झाड़ू खराटा वगैरह देके पूरी साफ सफाई हमने करवानी है। ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट करने से हमें क्या होगा कि बच्चों को साफ सफाई की जागृति होगी और बच्चे कहीं भी गंदगी नहीं करेंगे, चाहे वो क्लास में है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो। अगर बच्चे साफ सफाई में इंटरेस्टेड होंगे तो वो कहीं भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुद तो गंदगी फैलाएंगे भी नहीं। उसके बाद है प्रौढ़ शिक्षा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बचपन से ही उनके ऊपर काम की जवाबदारी आ जाती है
या बड़े होने के बाद भी उनको घर के काम करना है या नौकरी करनी है या खेती करनी है, तो उनको स्कूल जाने का समय ही नहीं मिलता, वो शिक्षित नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन करना जरूरी है। ये जो प्रौढ़ शिक्षा वर्ग है, ये प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा ही हमें करना है। बच्चे ही ऐसे लोगों को पढ़ाएंगे, कम से कम बेसिक नॉलेज उनको देंगे, ताकि उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए और वो अपने व्यवहार अच्छे से कर पाए। उसके बाद है श्रमदान। जो भी है, बच्चों में श्रमदान करने की भावना उत्पन्न हो, श्रम के प्रति आदर हो, श्रम के प्रति प्रेम की भावना निर्माण हो, इसलिए बच्चों के द्वारा गांव में श्रमदान करना चाहिए। जैसे साफ सफाई हो गया, पानी की स्वच्छता हो गई, टंकी की स्वच्छता हो गई। उसके बाद जो भी बाकी जो चीजें होती है, गांव में कोई कार्यक्रम होता है उसमें पार्टिसिपेट करना या फिर उसमें साफ सफाई का आयोजन करना, ये सब चीजें बच्चों में आनी चाहिए। काम करने की प्रवृत्ति बच्चों में निर्माण होनी चाहिए, श्रम के प्रति आदर निर्माण हो, इसलिए श्रमदान करना जरूरी है। उसके बाद है गेस्ट लेक्चर हमें लेने हैं स्कूल में, ताकि गांव में क्या हो रहा है, किस प्रकार से कार्य पद्धति चल रही है, उसके बारे में बच्चों को डायरेक्ट पता चले। इसके लिए हमें अलग अलग गेस्ट को बुलाना है। जैसे कि गांव में जो समाज सेवक है, उन्हें हमें स्कूल में बुलाना है और उनका गेस्ट लेक्चर रखना है। तो समाज सेवक जो रहेंगे वो अपना कार्य जो है उसको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, ताकि बच्चों को उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिले। उसके बाद है सरपंच। गांव के जो सरपंच होंगे उन्हें भी आपको स्कूल में गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना है, ताकि वो अपने कार्य के बारे में बता सके। सरपंच के कौन कौन से कार्य है, इसकी जानकारी बच्चों को वो खुद अपने मुंह से दे सके। उसके बाद है फैक्ट्री मैनेजर। वहां पे किसी भी चीज की फैक्ट्री होंगी, ईट भट्टी की होंगी या कपड़ों की मिल होंगी, किसी भी फैक्ट्री के मैनेजर को आपको बुलाना है और उनका भी गेस्ट लेक्चर आपको रखना है। वो अपने गेस्ट लेक्चर में अपने फैक्ट्री के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से रॉ मटेरियल हम लाते हैं, किस प्रकार से उसका उत्पादन होता है और कैसे जो उत्पादक वस्तु है वो तैयार होती है। उसके बाद उसको सही उचित भाव मिलने के लिए हमें मार्केट में कैसे उसको लेके जाना है और कैसे उसको बेचना है, ये सब मार्केटिंग के बारे में भी आपको फैक्ट्री मैनेजर नॉलेज देगा। ये बच्चों को बहुत जरूरी है। उसके बाद जो उच्चाधिकारी है गांव के, उनको भी बुलाना है, ताकि वो अपने कार्य के बारे में आपको गेस्ट लेक्चर में बता सके। उसके बाद है लघु उद्योग संगठन के प्रमुख। गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग चलते हैं, कुक्कुट पालन हो गया, या जो अचार पापड़ का बिजनेस मैंने बताई वो हो गया, या कागज से अलग अलग प्रकार के एनवलप बनाना, कॉपीज बनाना। ये जो लघु उद्योग है, इसके जो प्रमुख है, प्रमुख अधिकारी है, उनको भी आप स्कूल में गेस्ट लेक्चर करके बुला सकते हो, ताकि वो अपने लघु उद्योग के बारे में आपको अच्छे से बता सके और इसका फायदा आपको फ्यूचर में हो सके। इस प्रकार से गेस्ट लेक्चर आपको आपके स्कूल में अरेंज करना है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना है। उसमें आपको पथनाट्य आयोजित करने हैं। अब ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये समाज में पेश करेंगे या फिर समाज के सामने वो एक्टिविटी करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी कुछ प्रॉब्लम समाज में होंगे वो लोगों को पता चलेगा कि हमारे गांव में ये समस्याएं है, तो इसको हमें कैसे दूर करना है, या फिर हमारी सोच कितनी गलत है, हमारी सोच को हमें कैसे बदलना है, ये पथनाट्य के द्वारा हासिल हो सकता है। उसमें हम कर सकते हैं स्वच्छता अभियान का पथनाट्य। स्वच्छता अभियान के ऊपर अगर पथनाट्य किया तो गांव वालों में जागरूकता निर्माण होगी कि हमें भी अपना गांव स्वच्छ रखना चाहिए। अगर गांव में स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, तो स्वस्थ जीवन हम जी पाएंगे और अच्छे से हम रह पाएंगे और सुख शांति से हम जी पाएंगे। इस प्रकार से पथनाट्य के द्वारा हमें गांव वालों को संदेश देना है। उसके बाद है अंधश्रद्धा निर्मूलन के ऊपर भी आपको पथनाट्य कर सकते हो। इसमें गांव में छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो अंधश्रद्धा रहती है कि बिल्ली ने क्रॉस किया तो सामने नहीं जाना, रोड क्रॉस नहीं करना, या फिर किसी ने छींक दिया तो अपना काम नहीं होगा, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती है जिसके कारण लोग अंधश्रद्धा के अधीन हो जाते हैं और अपने कार्य के लिए जाते नहीं है। तो पथनाट्य के द्वारा हमें उनकी अंधश्रद्धा दूर करनी है
और उनको सही नॉलेज देनी है। उसके बाद है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के ऊपर भी पथनाट्य हम पेश कर सकते हैं। जैसे कि कहीं भी झाड़ नहीं है, वहां हम एक वृक्ष लगाएंगे पथनाट्य में, और वृक्ष के द्वारा जैसे हम वृक्ष बड़ा होता है तो किस प्रकार से वहां पे पशु पक्षी आते हैं, फल लगते हैं, कोई थका हुआ या जो इंसान है वो उसके नीचे बैठ के आराम कर सकता है। तो अगर वृक्ष लगाए जाए या वृक्षारोपण किए जाए तो उसके कौन कौन से फायदे हैं, अगर झाड़ को काटा जाए तो क्या हो सकता है, कौन कौन से दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं, ये भी हमें पथनाट्य के द्वारा बताना है। और अगर हमें इन दुष्परिणामों से दूर जाना है, अगर हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। ये हमें पथनाट्य के द्वारा लोगों को बताना है ताकि इसकी जागरूकता समाज में भी हो और बच्चों में भी हो। उसके बाद लघुपट भी हम दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर। स्कूल में प्रोजेक्टर रहता है, प्रोजेक्टर के ऊपर हम जो भी विविध समस्या है गांव में है, आती है या है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो लघुपट है या पिक्चर्स है वो तैयार करके हम छोटी छोटी फिल्म लोगों को दिखा सकते हैं और फिल्म के द्वारा उनमें जागरूकता निर्माण कर सकते हैं ताकि वो इन समस्याओं से निपट सके और वो आगे बढ़ सके और सुखी जीवन जी सके। उसके बाद एग्जीबिशन लगाना है। स्कूल में जब 15 अगस्त रहता है या 26 जनवरी रहता है तब गांव में जो जो चीजों का उत्पादन होता है उन चीजों का एग्जीबिशन हम स्कूल में लगा सकते हैं ताकि स्कूल के सारे बच्चों को पता चले कि गांव में कौन कौन सी चीजों का उत्पादन होता है, किस तरीके से होता है, किस क्वालिटी की वो चीजें रहती है, ताकि बच्चों को वो चीजों के प्रति या उत्पादन के प्रति जागरूकता निर्माण हो या अपनापन निर्माण हो और समाज और स्कूल को हम एक कर सके। इसलिए ऐसी चीजें हमें निकालनी है, ढूंढ के निकालनी है एग्जीबिशन के लिए जो कि वहां की फेमस है, जो वहां पे उस गांव में बनती है, जो वहां की स्पेशलिटी है। ऐसी चीजें हमें कलेक्ट करनी है और उसका एग्जीबिशन हमें स्कूल में लगाना है। और ये एग्जीबिशन सबके लिए ओपन रहेगा, चाहे वो स्कूल के बच्चों के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो या समाज के लोगों के लिए हो। सभी लोग आके वो एग्जीबिशन देखेंगे, यानी गांव वालों को भी अच्छा लगेगा कि स्कूल हमारे बनाए हुए चीजों के लिए कितने प्रोत्साहित है और बच्चे भी उसके बारे में जागरूक रहेंगे और उसके प्रति अपनापन उनमें निर्माण होगा। उसके बाद है गांव में जो विविध समस्याएं है उसके ऊपर बच्चों को एक्शन रिसर्च करना है। एक्शन रिसर्च ने क्या कि गांव में जो जो समस्याएं उनको दिखती है वो समस्याएं कौन सी है उसको जान लेना है, उसके कारण क्या है उसको भी उनको जान लेना है, फिर उस समस्याओं को दूर करने के उपाय उनको ढूंढने हैं और वो उपाय उनको समाज में करने हैं। और समस्या के ऊपर जो भी उपाय वो करेंगे उसके द्वारा वो समस्या दूर हुई कि नहीं हुई ये उनको जान लेना है और समस्या अगर दूर होती है तो उसके बारे में उनको लिखना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी प्रोजेक्ट बच्चों को करना है। इससे जो भी उनके गांव में समस्या है वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और बच्चों को भी उन समस्याओं के बारे में पता रहेगा कि ये सारी समस्या और ये समस्याएं हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ताकि ये भावना बच्चों में जागरूक हो और बच्चे वो समस्या दूर करने की कोशिश करें। इस प्रकार से एक्शन रिसर्च हमें वहां पे बच्चों के द्वारा करना है। अब इसमें आगे महंगाई की समस्या। महंगाई आज तो हम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो महंगाई किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं या इस समस्या को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसके उपाय भी बच्चे लोगों को बताएंगे और ये समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है बेकारी, बेरोजगारी। बहुत सारे शिक्षित लोग ऐसे हैं कि जो बेकार बैठे हैं, काम नहीं है, ऐसे लोगों को लघु उद्योग में हम लगा सकते हैं या अलग अलग कार्य का अनुभव देके उनको भी काम पे हम लगा सकते हैं ताकि ये बेरोजगारी या बेकारी की समस्या दूर हो। उसके बाद है प्रदूषण की समस्या। अगर पानी अशुद्ध है या जल अशुद्ध है, हवा अशुद्ध है, तो ये जो प्रदूषण की समस्या है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं उसके ऊपर उपाय हमें ढूंढने हैं और उन उपायों को फॉलो करके हमें अच्छा स्वच्छ वातावरण निर्माण करना है और प्रदूषण की समस्या को दूर करना है। उसके बाद है जनसंख्या। हम देखेंगे कि जनसंख्या दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है, तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन से
दुष्परिणाम होने वाले हैं और हो सकते हैं, यह हमें बच्चों को बताना है, यह हमें गांव वालों को बताना है। और ये जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, ये उपाय करके हमें जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद है बीमारी। गांव में विविध प्रकार की बीमारी हमें दिखती है, चाहे वो पानी की वजह से हो, चाहे वो प्रदूषण की वजह से हो, चाहे वो गलत क्वालिटी का खाना खाने की वजह से हो, अशुद्धता की वजह से हो। तो ये बीमारियां क्यों आती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके उपाय भी हम इसमें कर सकते हैं। और बच्चों के द्वारा ये सारी गांव में आने वाली या दिखने वाली समस्याएं हमें दूर करनी है, उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है और ये सारी समस्याएं हमें बच्चों के द्वारा दूर करनी है, ताकि बच्चे समाज के प्रति और अपने लोगों के प्रति उनमें अपनापन निर्माण हो और बच्चे प्यार से सबके साथ में रहे। उसके बाद है स्कूल में संयुक्त बैठक होनी चाहिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स है वो पता चले। तो पेरेंट्स ने स्कूल में आना चाहिए और ये मीटिंग में अपने प्रॉब्लम्स या समस्याएं या जो भी उनके ये प्रश्न होंगे वो प्रश्न उन्हें रखने हैं, ताकि उसका सोल्यूशन उनको यहाँ पे मिल सके। या फिर जो भी वहाँ पे समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनको भी हम स्कूल में मीटिंग के लिए बुला सकते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, बच्चे और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, इन सबको एक साथ बुला के हम उनकी मीटिंग ले सकते हैं, ताकि उनमें जो प्रॉब्लम्स है, उनके पास जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे सॉल्व हो सके और उनको सारे इसके उत्तर मिल सके। इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिकल है कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, इसके द्वारा बच्चों में हमें नेतृत्व का जो स्किल है, उसे लीडरशिप का जो स्किल है उसे डेवलप करना है। बच्चे गांव में जाके ये विविध कार्यक्रम जो लेंगे, इसके वजह से प्रोग्राम अरेंज करना, उसको फॉलो अप करना और उसके रिजल्ट्स लाना, इस प्रकार से लीडरशिप के क्वालिटीज बच्चों में इस प्रोजेक्ट के द्वारा आएगी। उसके बाद बड़ों का आदर करना, गांव के प्रति आदर करना, गांव के कामों के प्रति आदर करना, विविध जो उत्पादन होते हैं उसके प्रति आदर करना, आदर की भावना बच्चों में इस प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माण होने वाली है। उसके बाद गांव के प्रति अपनापन बच्चों में आने वाला है। अपनापन आने से बच्चे दिल लगा के हर एक काम करेंगे, उनको अपनापन रहेगा तो वो अच्छे से कोई भी कार्य करने में मदद करेंगे या उस कार्य में सफलता वो प्राप्त करेंगे। उदारता रहेगी, कोई भी कार्य के प्रति उनमें उदारता का भाव जागृत होगा। इस प्रकार से बच्चों में विविध क्वालिटीज लाने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है। अब ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और जो जो एक्टिविटीज आपने बच्चों के द्वारा इसमें ली है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उस सारे एक्टिविटीज के फोटोज आपको निकालने हैं और उस प्रोजेक्ट में वो फोटो भी लगाने हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी ली है, किस प्रकार से ली है, उस प्रोजेक्ट में आपको पूरा लिखना है कि कौन से गांव को विजिट दिए, वहां पे आपने क्या क्या देखा है, कौन कौन सी समस्याएं देखी है वो भी लिखना है, कौन कौन से कार्य आपने किए हैं, चाहे वो बच्चों के द्वारा हो चाहे आपने खुद किए हो, वो सब आपको वहां पे लिखने हैं। और एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको बनाना है और उस प्रोजेक्ट में आपको सारे फोटोग्राफ्स भी लगाने हैं, ताकि आपका वो प्रूफ पूरा रहेगा कि आपने ये सारे कार्य कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूछे जाएंगे कि आपने कौन सा गांव लिया है, यही गांव आपने क्यों सिलेक्ट किया है, फिर गांव में आपने क्या क्या देखा है, कौन कौन सी समस्याएं आपने देखी है, फिर समस्याएं दूर करने के कौन कौन से उपाय आपने किए हैं, फिर स्कूल और समाज को आपने एक साथ लाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ये सब क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं। आपने ये पूरा वर्क किया है तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आने चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपको ये सारे आंसर्स देना है। इस प्रकार से ये जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है ये प्रैक्टिकल आपको अच्छे से करना है और वाइवा में उसके अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर देने हैं। अब है बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में दूसरा पार्ट है इंटर्नशिप का, वह है 16 वीक्स की। अब इसमें हमें क्या करना है कि आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की स्कूल को 4 वीक विजिट देनी है, उसमें आपको पूरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल की जो स्कूल है उसको
10 वीक्स विजिट देनी है और उसमें भी आपको सारे उनमें जो एक्टिविटीज होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल स्कूल के लिए 2 वीक्स आपको देने हैं। उसमें भी आपको इन लेवल की स्कूलों में जो जो एक्टिविटीज होती है, जब से स्कूल भरती है, जैसे प्रेयर से लेके स्कूल छुट्टे तक के टोटल जो भी एक्टिविटीज होती है इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे एज अ टीचर वहां पे जॉब करने वाले जैसे एक्टिव रहते हैं, वैसे ही आपको वहां पे इंटर्नशिप में एक्टिव रहना है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। पहला है ऑब्जर्विंग टीचिंग सेशन। इसमें आपको स्कूल में जो भी वहां के टीचर पढ़ाते हैं क्लास में उसका ऑब्जर्वेशन आपको करना है और वो आपको नोट डाउन करके रखना है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज करते हैं और किस प्रकार से वो अपना लेसन कंप्लीट करते हैं और बच्चों को समझता है नहीं समझता है ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। तो जितने भी दिन आप ये इंटर्नशिप करने वाले हो उतने दिन आपको उनके टीचर का ऑब्जर्वेशन करना है ताकि आप अपनी टीचिंग अच्छे से कर पाए और उनसे आपको नया कुछ सीखने के लिए मिले। उसके बाद है टीचिंग 40 लेसन्स। आपको उस स्कूल में 40 लेसन्स आपके मेथड वाइज आपको लेना है, टीचिंग करना है। इसका ऑब्जर्वेशन आपके कॉलेज का स्टाफ करेंगे। जो भी आपके 2 मेथड है, हर किसी की 2 मेथड है, जैसे मराठी सिविक्स हो गया, मैथ्स फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स कॉमर्स हो गया। इस प्रकार से आप लोगों की जो 2 मेथड है इनके आपको टोटल मिला के 40 लेसन लेने हैं। 20 लेसन एक मेथड के, 20 लेसन दूसरे मेथड के। इस प्रकार से 40 लेसन की प्रैक्टिस आपको उस स्कूल में करनी है। ये तीनों लेवल की स्कूल में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। टोटल आपको 40 लेसन लेने हैं और इसका ऑब्जर्वेशन आपका स्टाफ करेगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन प्रेयर्स। स्कूल में जो प्रेयर होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। प्रेयर को अरेंज आपको करना है। जो भी प्रेयर है वो किस प्रकार से होती है उसकी पूरी अरेंजमेंट आपको करनी है, उसमें आपको भी इन्वॉल्व होना है। उसके बाद जो असेंबली रहती है, जब स्कूल भरती है, स्कूल स्टार्ट होती है, तब असेंबली होती है। उसमें सुविचार या परिपाठ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है उसमें, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट होना है। वो सब आपको अरेंज करना आना चाहिए। और जब असेंबली होती है तो बच्चों को लाइन से लगाना, ऑर्डर देना, ये सब काम आपको करने हैं। उस सारे एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो भी आपको अरेंज करनी है और बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बुलाना है और अच्छे से वो एक्टिविटीज आपको अरेंज करके उसका रिजल्ट आपको डिक्लेयर करना है, ताकि आप अगर आगे स्कूल में टीचर बन के जाओ तो ये सारी एक्टिविटीज आपको आनी चाहिए। इसलिए ये प्रैक्टिकली नॉलेज आपको इंटर्नशिप में यहाँ दिया जाता है। और प्रेयर कैसे लेनी है, असेंबली कैसे अटेंड करनी है, कैसे असेंबली में क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कोकरिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या एक्टिविटीज रहती है और उसको कंडक्ट कैसे करते हैं, इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस आपको इन सारा ये प्रैक्टिकल के द्वारा आपको आने वाला है। उसके बाद है लाइब्रेरी एंड लैब मैनेजमेंट। जो भी स्कूल में लाइब्रेरी रहती है यहाँ पे आपको पूरी उस लाइब्रेरी को मैनेज करना है। बुक्स के नाम लिखना है, रजिस्टर मेंटेन करना है। अगर कोई बच्चा बुक मांगने के लिए आता है तो उनको बुक इशू भी आपको ही करनी है। वहां के तो लाइब्रेरियन रहेंगे ही, उनके गाइडेंस में आपको लाइब्रेरी का पूरा काम देखना है, ताकि आपको आगे चल के लाइब्रेरी के बारे में अगर कोई भी काम हो तो आप वो अच्छे से कर पाओ। उसके बाद वहाँ साइंस की लैब रहेगी। लैब के भी वहाँ जो ऑपरेटर रहेंगे उनकी सहायता से आपको भी लैब में सारी चीजों को ऑपरेट करना है और बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करनी है और लैब को भी मैनेज करना आपको यहाँ पे सीखना है। तो इस प्रकार से आपको लाइब्रेरी और लैब मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसका यूज कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये आपको यहाँ पे सीखना है और ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। उसके बाद है स्टडी टूर्स। स्कूल वाले साल में 1 बार या 2 बार बच्चों को बाहर स्टडी टूर के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें आपको एक्टिव रहना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। ये स्टडी टूर आपको अरेंज करना है और वहां के स्टाफ के साथ आपको भी बच्चों को लेके ये
टूर अरेंज करके बच्चों को आपको बाहर लेके जाना है, आउटडोर के लिए लेके जाना है। तो इससे क्या होगा कि उसको मैनेज कैसे करना है, टूर अरेंज कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है और उसको दूर कैसे करना है और टूर अच्छे से सक्सेसफुल कैसे बनाना है, ये सब आप इससे सीख लोगे। और आगे में आपको अगर स्टडी टूर अरेंज करना है तो आप स्टडी टूर अरेंज अच्छे से कर पाओगे। इसलिए ये प्रैक्टिकल आपको आगे के लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है कम्युनिटी इंटरेक्शन। इसके लिए आपको पीटीएम लेना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग आपको ही अरेंज करनी है। हफ्ते में एक बार रहती है स्कूल में, तब आपको ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज करनी है। उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पेरेंट्स को बताने हैं या पेरेंट्स ने पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से देने हैं, ये सब आपको अरेंज करना आना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं कम्युनिटी फील्ड को अगर विजिट देनी है, वो भी आपको इसमें करना है, ताकि समाज और स्कूल इसका कोरिलेशन आप मेंटेन कर सको और इन दोनों में इंटरेक्शन आप ला सको। उसके बाद है फाइनल लेसन। ये भी नए सिलेबस में ऐड हुए हैं। अभी तक के आपको सेमेस्टर पैटर्न में फाइनल लेसन नहीं थे। ये जो फाइनल लेसन है ये आपको मेथड वाइज 2 लेने हैं। 2 मेथड रहेंगे तो 2 ही आपको फाइनल लेसन लेने हैं। एक लेसन आपका 30 to 35 मिनट्स का रहेगा और इसके आपको 2-2 कॉपीज लिख के तैयार रखनी है फाइनल लेसन की। एक कॉपी रहेगी एक्सटर्नल के लिए और दूसरी कॉपी रहेगी इंटरनल के लिए। ऐसे आपको 2 सब्जेक्ट की 4 कॉपीज बनानी है, 2 एक्सटर्नल के लिए और 2 इंटरनल के लिए, क्योंकि आपके 2 मेथड के 2 लेसन है। इसलिए आपको ये 2 लेसन बाहर स्कूल में जाकर ही लेना है। इसके लिए आपके लेसन ऑब्जर्व करने के लिए दूसरे कॉलेज के एक्सटर्नल आएंगे और आपके कॉलेज के इंटरनल भी रहेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल आपके लेसन को ऑब्जर्व करेंगे और आपको उसके ऊपर ग्रेडेशन या मार्किंग देंगे। तो इसमें आप कैसे पढ़ाते हो, आप टीचिंग एड्स का उपयोग करते हो या नहीं करते हो, हर पाठ की पंचपदी के अनुसार आप पढ़ाते हो क्या, ये सब आपका ऑब्जर्वेशन उसमें रहेगा और एक्सटर्नल ये सब देख के ही आपकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो समय अवधि है 30 to 35 मिनट्स में आपका लेसन कंप्लीट होता है या फिर बहुत कम समय में होता है या फिर आप ज्यादा समय लेते हो, ये भी उसमें देखा जाएगा। उसके बाद आपका क्लास कंट्रोल है कि नहीं, ये तो सबसे मेन है, ये देखा जाएगा, क्योंकि क्लास कंट्रोल रहेगा तो ही बच्चे ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे और आप जो पढ़ा रहे हो आप अच्छे से पढ़ा सकोगे। और बच्चों को फाइनल लेसन में जब आप बच्चों को क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे जब उसके करेक्ट आंसर देंगे, तब एक्सटर्नल को पता रहेगा कि आपने जो पढ़ाया है बच्चों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो इस प्रकार से आपके पूरे दोनों लेसन का ऑब्जर्वेशन एक्सटर्नल और इंटरनल करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होके जाना है और अच्छे से आपको लेसन की तैयारी करके जाना है। और लेसन में जो भी आप टीचिंग एड्स तैयार करने वाले हो उसको भी अच्छे से बना के लेके जाना है, चाहे वो मॉडल रहे या फिर चार्ट रहे। चार्ट भी बनाना है तो पूरे चार्ट की जो शीट रहती है वो पूरी लेनी है, उसको आधा कट नहीं करना है। और जो आप लेसन लोगे उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप अपना फाइनल लेसन अच्छे से कॉन्फिडेंटली ले सको। ये जो फाइनल लेसन है ये अभी सिलेबस में नया आया है, तो इसके ऊपर भी फाइनल लेसन कैसे बनाना है, उसका लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डालने वाली हूँ, वो भी आप देख सकते हो, ताकि आपका फाइनल लेसन आप अच्छे से बना सको, तैयार कर सको और उसको अच्छे से ले सको। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा ये फाइनल लेसन के ऊपर रहने वाला है। तो यदि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए या फिर आगे में भी मेरे ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं, तो अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।